आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं बता दूं कि आज यूपीपी का जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, टारगेट यूपीपी है, जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, उन चीज़ों की व्याख्या की जाएगी। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये विराम चिन्ह का मतलब क्या है कि रुकना ठहरना, इसका मतलब होता है रुकना ठहरना, रुकना और ठहरना। मैं एक बात बता दूं आपसे मैं बात बता दूं कि ये रुकना और ठहरना होता है रुकना और ठहरना। ये भैया अब क्या बताएं हम तो ऐसे, ये सोचिए कि एकदम 100% की गारंटी नहीं, गारंटा के साथ ये जो चीजें आपके यूपीपी की दृष्टि से देखे तो ये चीजें आएगा वो तय है। ये सवाल पूछने का तरीका भले अलग होगा, लेकिन एक विराम चिन्ह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैं कुछ चीजों की बात करूं, सबसे पहले तो आप जान जाइए कि अगर आपसे पूछेगा कि बताइए विराम चिन्ह के जनक कौन है, आप नाम सुने होंगे आप इनका, कामता प्रसाद गुरु है। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कामता प्रसाद गुरु। उसके बाद अगर आपसे सवाल पूछी जाए कि बताइए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो विराम चिन्ह होगा उनकी संख्या क्या होगी, जवाब होगा हमारा 20। क्या होगा? जवाब होगा 20। उनका सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि कौन सा जो टॉपिक है वो नहीं है, कौन सा विराम चिन्ह इनका नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हम बोलते हैं उपविराम, जिसको बोलते हैं उपविराम के नाम से जाना जाता है। एक बात थोड़ा सा सुनिएगा, ये नोट कीजिएगा इस टॉपिक को। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है, तो बस इतना जानिएगा कि रुकना या ठहरना होता है। विराम चिन्ह के जनक कौन है, तो कामता प्रसाद गुरु हैं। और पूछेगा कि बताइए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी, तो ये आपका जवाब होगा कि इनकी संख्या होगी भैया 20। और पूछ देगा इसमें किनका उल्लेख नहीं किया है, नहीं का बात जानिए, नहीं की बात जानिए कि ये जो है कि कौन नहीं है, तो उपविराम। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये उपविराम चिन्ह। उसके बाद बात करेंगे हम लोग उन चीजों का जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से। जैसे अगर मैं पहले की बात की जाए पहले, तो सबसे पहले मैं कुछ उन विराम चिन्हों के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे टॉपिक में बात करूं, सबसे पहले अगर बात करें, आपने इसके बारे में सुना होगा इसको। उसके बाद ये आपका ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद मैं बात करूं ये, उसके बाद ये है, ठीक है। इस प्रकार की बातों को जैसे आप इसमें कह सकते हैं कि ये जो आपका है, ये आपका है अल्प विराम। सवाल है भाई, गारंटी नहीं, गारंटा के साथ एकदम तय कि आपसे पूछे जाएंगे। अल्प विराम, इसको बोलते हैं अर्ध विराम, ये होता है अर्ध विराम। इसकी बात करेंगे तो ये होता है पूर्ण विराम, ठीक। उसके बाद ये आप जानेंगे, इसको बोलते हैं योजक। क्या बोलते हैं भैया? योजक बोलते हैं। इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक, ये होता है प्रश्नवाचक। ये कहानी होगी प्रश्नवाचक की। मैं बात करूं, एक बार और रिपीट करता हूं कि अगर आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि विराम चिन्ह क्या होता है, तो रुकना या ठहरना। पूछेगा कि बताइए विराम चिन्ह के जनक कौन है, तो कामता प्रसाद गुरु, इनके अनुसार इनकी संख्या कितनी है, तो 20 है। और किसका नहीं है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बोला इंपॉर्टेंट टॉप है, इसको उपविराम के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में
आ रही होगी, पेपर में पूछ सकता है कि अल्प विराम निम्न में से क्या, तो ये है, अर्ध विराम ये है, पूर्ण विराम ये है, योजक ये है, प्रश्नवाचक ये। एक टॉपिक थोड़ा छूट रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि अगर ये पूछे कि जो विराम चिन्ह है, जो पूछ दे कि विराम चिन्ह जो है वह किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा से, तो आप जान जाइएगा, एक आपने नाम सुना होगा अंग्रेजी, यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। किस शब्द से भाई, तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। उपसर्गों की संख्या 20, विराम चिन्हों कामता प्रसाद गुरु जनक, इनके अनुसार इनकी संख्या 20। किसको नहीं माना गया महत्वपूर्ण रूप में उपविराम? पूछेगा कि बताइए विराम चिन्ह किस भाषा से लिया गया है, तो विराम चिन्ह भैया जो है आपका अंग्रेजी से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से। इसको अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक और प्रश्नवाचक। चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखेंगे, आगे देखेंगे तो ये जो टॉपिक होगा, इस टॉपिक में चाबी तो मेरे पास है सर। ये टॉपिक आपका है, तो जैसे कहने का मतलब है कि तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जाता है, लेकिन समझे तब ना। छठवा देख लीजिएगा। छठवा की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, अगर छठवा की बात की जाए भाई, ये छठवा की बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा इसका, ये है एक। सतवा की बात करेंगे, ये है, ठीक। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, जैसे ये आपसे पूछ दे, ठीक। उदाहरण ये ऐसे करके ऐसे ये पूछ दे आपसे, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ दे, उसके बाद 11 की मैं बात करूं थोड़ा सा, तो आपसे पूछ देगा इसके बारे में पूछ दे, ठीक है। 12 की मैं बात करूं तो आपसे एक टॉपिक है, इसके बारे में आपसे पूछ दे, ठीक है। तो बहुत सारे मैटर है जिससे आपसे पूछा जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से अगर मैं बात करूं, महत्वपूर्ण रूप से, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसमें कहानी क्या है कि ये जो आपकी टॉपिक है, तो बोलते हैं लाघव, बोलते हैं इसको, बोलेंगे लाघव। इसी को बोलते हैं संक्षेप। क्या बोलते हैं बाबू? संक्षेप बोलते हैं। आप देखेंगे ना इसको, तो जैसे हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर में ऐसे करके करते हैं ना, उत्तर प्रदेश बोलते हैं, मध्य प्रदेश बोलते हैं, क्या मध्य प्रदेश, इस तरीके से देखेंगे। इसको जो है ना, इसको हम बोलते हैं पुनरुक्ति, इसको बोलते हैं पुनरुक्ति। तोड़ेंगे तो पुनःदानुक्ति। ये जो चीजें बार बार आएगा ना, जैसे माना इसका आई हुई है तो उसी की बात की जाती, इसको बोलते हैं उपविराम। क्या बोलते हैं भाई? इसको उपविराम बोलते हैं। गणित में इसको अनुपात के नाम से भी जाना जाता है, अनुपात। और ये जो आपका है तो क्या होता है? थोड़ा सा जानिएगा, आपका डबल लगता है, वह आपका वाक्य के लिए होता है। वाक्य के लिए एक सवाल यहाँ बनता है, बहुत लाजवाब सवाल बनता है। ये दे करके पूछा जाता है कि ज्यों का त्यों, ज्यों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यों का त्यों शब्द को लिखने के लिए, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस प्रकार के शब्दों का, किस प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा, इसको लिखने के लिए हम जो है, ये जो आपके सामने दिख रहा है उदाहरण, इसी का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। जैसे सवाल पूछा जाता है, जैसे सवाल पूछ देगा कि बताइए, क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन देखेंगे, कहेगा कि वाणी का डिक्टेटर
डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर। कबीरदास जैसे बोल दे कि यहां बोलेगा आपका कि बोल देगा कि कबीरदास बोलेगा कि कबीरदास वाणी का डिक्टेटर है। यह कथन इसमें इस उक्ति में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जिसका नाम क्या होगा? उद्धरण। तो मेरी बातें शायद आपको समझ में आ रही होगी, तो ध्यान से देखेंगे। ये कहानी जो है आपका, इस कहानी में ये है कि बस केवल आप इन चीजों को देखते चलेंगे और ये आपसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो बात करेंगे हम, इसको बोलते हैं हंस पद। क्या बोलते हैं भाई? हंस पद बोलते हैं, और इसी को त्रुटि पूरक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि पूरक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जो होता है आपका, इसमें आप देखेंगे कि इसको संबोधन बोलते हैं, इसको बोलते हैं संबोधन, इसको संबोधन बोलते हैं। ठीक, इसी को विस्मयादि बोधक बोलते हैं, विस्मयादि, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। और ये तो भैया पुराना नाम हो गया, एक आया है, इसको बोलते हैं आश्चर्यजनक, बोला जाता है आश्चर्यजनक। इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे संबोधन है, विस्मयादि बोधक है, या इसे आश्चर्यजनक विराम चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। और इस टॉपिक को हम विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विवरण। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसको लाघव है, संक्षेप है, पुनरुक्ति मैंने एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार यदि होगी तो उसमें हम पुनरुक्ति विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उप विराम में ये जिसको मैंने बोला कि अनुपात हम बोलते हैं, ये उप विराम है। और मैंने थोड़ा सा बात को नोट किया जाएगा, मैंने इसी के बारे में बात किया था कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया गया है। मैंने बात किया, आप देख सकते हैं कि मैंने बात किया यहाँ पे कि जो कामता प्रसाद गुरु है, ये विराम चिन्ह के जरांक है और इनके अनुसार इनकी संख्या होती है 20। और पूछ देगा कि किस कामता प्रसाद गुरु ने किस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया है, तो भैया आपका उप विराम जो होगा, उप विराम होगा। उसके बाद पूछ देगा कि यह किस भाषा से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये अंग्रेजी से लिया गया है। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये आपका पहला चैप्टर विराम चिन्ह है, 100% की गारंटी तय है कि आएगा। आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, चर्चा का चलेगा आगे। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, चलते हैं फिर ऊपर। ये देखिएगा इस प्रकार से। ठीक, अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा, जैसे आपने सुना होगा, संज्ञा की चर्चा करेंगे हम, बात करेंगे हम लोग संज्ञा का स्पष्ट रूप से। इससे बात करेंगे टॉपिक जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक में संज्ञा के बारे में बात करना हम पसंद करेंगे, इसलिए कि सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये संज्ञा है, और नहीं तो 1 मिनट रुक जाइए। जो है कि बहुत बच्चों का बात था कि सर एक आप समाज का टॉपिक लाइए, तो आज मैं बात करूंगा सीधी सा मेन मुद्दे पे। अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम होगा आज पढ़ेंगे हम लोग समास। ये पढ़ेंगे आज हम लोग समास के बारे में। समास का मतलब क्या है, समास क्या है, व्हाट इज इट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। ये क्या है आखिर में, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इसके बारे में अगर मैं व्याख्या करना पसंद भी करूं, तो थोड़ा सा कुछ चीजें हैं, इसको देखना जरूरी है। ये जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए, सबसे पहले पूछेगा कि समास का, सबसे पहले यदि आपसे पूछेगा कि बताइए समास का, पूछेगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। ये देखिए, ये मैं अगर बात करूं तो ये बाबू क्लास 9th 10th 11 12 सब में ये टॉपिक है, सब में ये टॉपिक है, कोई अलग टॉपिक नहीं है।
ये 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, सब में एक टॉपिक है ये जो कि 1 नंबर से आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, सवाल पूछ दे बताइए कि समास में पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे कि समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम क्या होगा, अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि समास जो होगा, पूछ दे यदि आपका पूछ दे कि समास बताइए, पूछ देगा पूछ देगा आपसे अगर कि बताइए समास में पदों की संख्या क्या होगी, या आपसे पूछ दे कि बताइए समास का परिभाषा क्या होगा, परिभाषा क्या होगा समास का, तो इस तरीके से हम आप देख सकते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। जैसे समास का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो आप बताएंगे समास का शाब्दिक अर्थ होगा संक्षेप, क्या होगा, संक्षेप होगा, संक्षेप या संक्षेपीकरण, संक्षेप या संक्षेपीकरण होगा, संक्षेप या संक्षेपीकरण के नाम से जाना जाता है। एक बात थोड़ा सा इससे रिलेटेड अगर आप हम जानना चाहेंगे तो संक्षेपीकरण को संस्कृत में प्रत्याहार कहते हैं, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, प्रत्याहार। प्रत्याहारों की संख्या ना भैया 42 होती है और किसके मिलने से बनता है, महेश्वर सूत्र के, ये महेश्वर सूत्र के मिलने से बनता है और महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14, और इसके जनक कौन है, आचार्य पाणिनि है, आचार्य पाणिनि है, कौन है भैया, आचार्य पाणिनि है। अगर ये आचार्य पाणिनि है और इस आचार्य पाणिनि के इन्हें एक रचना किया था जिसका नाम था अष्टाध्यायी ग्रंथ, अष्टाध्यायी ग्रंथ, अष्टाध्यायी ग्रंथ। अगर तो सवाल ये मेरा जाता है कि अगर आपसे पूछे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है तो संक्षेप या संक्षेपीकरण, पूछेगा कि समास बताइए संक्षेपीकरण को संस्कृत में क्या कहते हैं तो प्रत्याहार कहते हैं, पूछेगा कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 42, कोई पूछेगा कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14, और महेश्वर सूत्र के मिलने से क्या बनता है तो प्रत्याहार। अब बताइए जैसे हम स्वर को संस्कृत में हम स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हम संस्कृत में हल कहते हैं, क्या आपने देखा कि इस बड़ी बात को हमने छोटी बात में कहा, अर्थात इस बात से यह स्पष्ट होता है कि यह संक्षेप में चल रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट, क्या इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट, भोजपुरी में बोल जाए तिरकटे चल जाए, एक है ना, मतलब कहानी का भी है। कहानी यहीं पे है कि आप इस बात को आसानी पूर्वक से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं, ये तो था भाई थोड़ा सा ये जानना भी जरूरी था हमारे लिए। और आगे की टॉपिक है कि जैसे ये देखेंगे कि अगर हम ये देखते हैं कि पता चलता है पदों की संख्या में, तो पदों की संख्या 2 होती है। अगर विलोम पूछेगा ना तो समास का विलोम भैया व्यास होता है, और परिभाषा पूछेगा तो हमको याद होना चाहिए कि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं तथा इसे अलग अलग करने को करने को समास विग्रह कहते हैं, करने को विग्रह कहा जाता है। इस टॉपिक को नोट किया जाएगा। मैंने बोला कि समास का शाब्दिक और संक्षेप, पदों की संख्या 2। इस पदों की संख्या में भैया आप देखेंगे कि एक होता है पूर्व पद, और दूसरा होता है उत्तर पद। इस पूर्व पद को हम कह सकते हैं पहला पद, और उत्तर पद को बोल सकते हैं अंतिम पद। क्या बोल सकते हैं? अंतिम पद। और इसकी ये जो समास का 2 शब्दों का इसका मतलब भैया कह सकते हैं कि रातों दिन, ये दिया है आपका रातों दिन। और इस टॉपिक को अगर हम चाहें तो इसको हम कह सकते हैं कि रात और दिन, कह सकते हैं कि रात और दिन कह सकते हैं। यानी कि 2 शब्द है, 2 शब्दों के मिल के भैया एगो दिन बा एगो राती बा, दोनों मिलल बा, मिल के बनैले बा रातों दिन। यानी कि 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं, यानी कि रातों दिन समास है। और इसे अलग अलग किए तो यह आपको देखने को मिला कि यह क्या है? विग्रह है। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। सवाल पूछ सकता है समास क्या है, तो बोल देंगे 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। सवाल पूछ सकता है कि समास के जो है कि विभक्तियों के समास में पदों की संख्या तो 2, इसका विलोम क्या होता है? व्यास। समास का शाब्दिक और संक्षेप या संक्षेपीकरण, इसको संस्कृत में हम
प्रत्याहार बोलते हैं। प्रत्याहारों की संख्या पूछी जाते हैं 10 की कक्षाओं में कि बताइए प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो 42। पूछ देता है कि प्रत्याहार किसके मिलने से बनते हैं, तो महेश्वर सूत्र के मिलने से बनते हैं। और पूछ देगा कि बताइए महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। और उसके जनक कौन है, तो आचार्य पाणिनि है। और पूछ देगा कि उन्होंने किस ग्रंथ का रचना किया, तो जवाब होगा आपका अष्टाध्यायी ग्रंथ। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। इस आगे में ये आगे के टॉपिक के बाद आप इतना जान जाइएगा कि यदि आपसे अब इस सवाल पूछ दे, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि जो समास होता है, समास कितने प्रकार का होता है, समास कितने प्रकार का होता है, समास कितने प्रकार का होता है, तो पहला होता है, ये होते हैं 6 प्रकार के। अब लड़का बोलेगा सर जी आपको तो लोग प्रेम से हिंदी ट्रिक बाई मंजीत सर थे, कुछ बा की बस छूछे बा। हम बोले कि ना बाबू है कुछ। ये मैंने बोला लड़के से कि अरे यार है, एक लड़का है वो ट्रिक बोला, आवो तो दो बड़ा दिक्कत बा ही दादा, बोला था कि आवो तो दो बड़ा दिक्कत बा। का दिक्कत बा, तो ये कहानी कही कौन चीज अभी तावे वाला समय बताए। कहता कि आवो तो दो बड़ा दिक्कत भी है। लड़का कहलस माट साहब ही कौन ट्रिक, हम कहनी कि चुप बुर बकते नहीं देखे जा। और से ही हो गया अव्ययी भाव समास, ये हो गया अव्ययी भाव समास। और तो से हो गया तत्पुरुष समास, ये हो गया तत्पुरुष समास। द से हो गया द्वंद्व समास, ये देखिए शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है द्वंद्व समास। ब से होता है बहुब्रीहि समास, ब से होता है आपका जो व से होगा, जो ब से होगा वह होगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है, ये होगा बहुब्रीहि समास। उसके बाद अब आपसे दी से होगा द्विगु समास, क्या होगा भैया, द्विगु समास। उसके बाद आपका ये देखने के बाद ये क से जो होगा वह होगा आपका कर्मधारय समास, ये होगा कर्मधारय समास। लइका कहल हाँ सर जी ट्रिक तो बार उड़ा लगा, मैं कहने पूरा बल्ला तो पहले याद रखे बा कि समास का, तो बस याद रखिएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। पूछ देगा कि समास के भेद तक चेंज हो जाए, नहीं भेद पूछ देगा, प्रकार पूछेगा वही बताएंगे। और बताएंगे ट्रिक उसको बताएंगे कि आवो तो दो बड़ा दिक्कत भी है, आवो तो दो बड़ा का बा दिक्कत भाई। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। टॉपिक बात करेंगे, सबसे पहले आज बात करेंगे हम इस टॉपिक में, ये देख चुके होंगे ये जो मैटर है आपका, इस मैटर में आप देखें कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप। आगे देखेंगे, आगे की कहानी होगी, आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग समास का, समास का पहला पढ़ेंगे टॉपिक, जो कि टॉपिक का नाम होगा पहला जो टॉपिक होगा वह होगा आपका, पहला जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे हम पहला पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। इस अव्ययी भाव समास में हम क्या देखेंगे, ये देख लीजिए। इसमें होगा कि जिस समास के, इसमें कहानी होगी भाई, इसमें कहानी होगी आपकी, इसमें कहानी आपकी होगी कि जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो। सॉरी भैया, गलती हो रहा है जिंदगी। इसमें कह रहा है कि जिसका, बड़ा गलती होता है बाबू, जिसका पहला पद या पूर्व पद, पहला कहेगा तो वह ना जी, पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो उसे भैया अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये परिभाषा से मतलब नहीं है, मतलब क्या है, अब मतलब की बात होगी। अब जानिएगा, सबसे पहले आप पढ़ने का सीखिए नोट नंबर पहला, नोट आप पढ़ेंगे पहला, नोट में पहला पढ़ेंगे कि अगर 2 शब्द होगा, जैसे घर घर, धीरे धीरे, कुछ लड़का कहेला गते ना, पास
यानी कि भैया दो शब्द एक ही जैसे हो और उनके बीच में भैया योजक का चिन्ह लगा होगा, उसी को हम कहेंगे द्वंद्व समास, सॉरी अव्ययी भाव समास। दो शब्द होगा घर घर, धीरे धीरे पास पास लड़का कहता का जना सर जी के लगे ये उदाहरण बा लेबुर बखइयो ले हर बा दोनों बा एक खाने बा लेकिन एक अर्थ समान बा, इसको बोलते हैं हम अव्ययी भाव समास। नोट दूसरा क्या कहता है, थोड़ा सुन लीजिएगा। नोट आपका दूसरा कहता है, दूसरा कहेगा कि दो शब्द एक साथ जुड़े रहेंगे, जैसे रातों रात, याद रखेंगे रातों रात, जहां तोड़ेंगे तो जवाब होगा रात और रात, रात और तोड़ेंगे तो जवाब होगा रात और रात, रात और रात। बात होगी दिनों दिन तो दिन और दिन, बात होगी हाथों हाथ, बात होगी एक हाथों हाथ, बात होगी एक, बात होगी लातों लात, यानी कि ये बात चल रही है, अगर एक जैसा है, अगर बात चल रही है, इसका मतलब ये जो आपका टॉपिक होगा वह किसका होगा, अव्ययी भाव समास का होगा। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। नोट हम तीसरा की बात कर लेते हैं। नोट तीसरा की बात करेंगे। नोट तीसरा क्या कहता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। कहता है कि कोई शब्द होगा, कोई शब्द से बढ़िया है कि आप जानिएगा भैया कि आप जानिएगा कि उपसर्ग होंगे, उपसर्ग होगा प्लस शब्द होगा, उपसर्ग होगा प्लस शब्द होगा। अगर ये कहानी है भाई, ये कहानी है उपसर्ग और शब्द की, तो आप समझ लीजिए कि वहां भी अव्ययी भाव समास है। जैसे इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो यह था आ प्रति सु और भर अधि बे, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। अब ये दे देगा, अब आप ये दे देगा तो आप यथा माने क्या, यथाशक्ति, ये यथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यथाशक्ति, यथासंभव, यथासंभव, ठीक। आ है आजीवन, ये है आमरण, प्रति है तो प्रतिदिन, प्रत्येक, इसी से उपसर्ग भी पूछता है, प्रत्यक्ष, ये होता है भैया सु से सुकुमार, सुमार्ग, उसके बाद हर बार तो हर दिन, ठीक। ये है तो भरपेट, उसके बाद अधि है तो अधिकार भैया, अधिकार, उसके बाद अध्यक्ष, तोड़ेंगे तो अध्यक्ष, अध्यादेश होगा। उसके बाद आप देखेंगे बेकार, क्या होगा, बेकार, जवाब होगा भैया बेशर्म, बेलहज, ये अगर बात होगा बेलहज, ये बात होगा। उसके बाद होगा ये जो है ना बेहुदा ना हुई, ठीक। ये बातें हमारी आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर ये शब्द आपको आए, अगर उपसर्ग लगे होंगे तो आप समझिएगा कि ये कहानी होगी अव्ययी भाव समास का। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कहानी थी। नोट पहला कि दो शब्द होंगे, बीच में योजक का दोनों एक समान होगा, अव्ययी भाव समास होगा। नोट दूसरा बोला कि दो शब्द एक ही साथ जुड़े होंगे और दोनों का अर्थ अलग अलग, तोड़ने पर अर्थ अलग अलग होगा, वह कहलाएगा अव्ययी भाव समास। मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बोला यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि ये वाला यथासंभव कि उपसर्ग होगा, शब्द होगा, उपसर्ग और प्लस शब्द हो, और बोला जाए कि उपसर्ग लगा होगा उसके आगे, किसी शब्द के आगे, तो वह अक्सर शब्द लगभग 90% शब्द जो होते हैं वो है आपके कहलाते हैं जो कि अव्ययी भाव समास। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आगे चलेंगे टॉपिक की चर्चा करते हैं। हम दूसरा टॉपिक की बात करेंगे द्वंद्व समास का, दूसरी बात करेंगे हम द्वंद्व समास का, दूसरा बात करेंगे
द्वंद्व समास, ये शुद्धवर्तनी पे भी पूछता है भाई, थोड़ा देख लीजिएगा। द्वंद्व समास की हम बात करेंगे। द्वंद्व समास में ये जानिएगा कि जिसके दोनों पद प्रधान होंगे, इसमें दोनों पद प्रधान होगा भाई, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि पहला पद भी और दूसरा पद, यानी कि पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। ठीक, ये जब आप देखेंगे तो इसमें पहला की अगर मैं बात बोलूं, इसमें आप नोट देखिए, नोट देखेंगे कि दिल पे आपको चोट लगेगा। नोट देखिए, नोट आप देख लीजिए भाई, नोट आप देखिए, दिल पे चोट लगेगा। चलिए बात कर लेते हैं। नोट पहला क्या कहता है कि दो शब्द होगा, जैसे भैया हो पाप पुण्य, दो शब्द हो गया, बीच में योजक का चिन्ह है, दोनों का अर्थ एक दूसरे का विपरीत होगा। लाभ है हानि है, लाभ है हानि है। दो शब्द है, आस है पास है, आस और पास, यानी कि दूगो शब्द होई, बीच में योजक का चिन्ह होई, और दोनों के अर्थ एक दूसरा के विपरीत बा। अगर गोर बड़ा मेहरारू करिया होके, मोट बड़ा पातर होके, पातर बड़ा मोट होके, लमहर बड़ा छोट होके, उल्टा काम चलता ए राजा, यही होई द्वंद्व समास। दूसरी बात करेंगे, नोट दूसरा कहता है कि दो शब्द एक साथ जुड़े रहेंगे, जैसे कह देंगे रातों दिन, कह देंगे भैया रातों दिन, तोड़ेंगे ना तो आएगा रात और दिन, तोड़ेंगे तो आएगा रात और दिन, यानी कि दो शब्द एक साथ जुड़े हैं और इसे अलग अलग करने पर इसका अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो रहा है, इसका मतलब यह होगा द्वंद्व समास। जैसे दे गया भैया शीतोष्ण, शीतोष्ण दे देगा, रामकृष्ण दे देगा, राम कृष्ण दे देगा, उसके बाद दे देगा श्री हरि दे देगा, श्री हरि दे देगा, उसके बाद देवासुर दे देगा, देवासुर दे देगा। अगर ये बात चलेगा, अगर एक बढ़िया क्वेश्चन भाई थोड़ा सा सुन लीजिए, जो वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर इसकी बात करेंगे तो यह थोड़ा सा नोट करके इंपॉर्टेंट टॉपिक से करके देखेंगे। जैसे सागपात, जैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है सागपात, उससे भी ब्रांड है तन मन और तन मन धन। अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं तो अपने आप में कहलाएंगे द्वंद्व समास। तो शायद हमारी बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगला टॉपिक की बात करते हैं। नोट ये दो हो गया, अव्ययभाव और द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास में मैंने बोला कि दोनों एक जैसे होगा, अव्ययभाव समास है, और अलग अलग होगा, विपरीत होगा, तो यानी कि द्वंद्व समास है। बात करेंगे हम द्विगु समास का। तीसरा टॉपिक बात करेंगे द्विगु समास का। द्विगु समास में जानिएगा कि जिसका पहला द्विगु समास में, द्विगु समास की कहानी होगी कि द्विगु समास की बात होगी अगर, तो अब आप इतना जानिएगा कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कि बस नोट आप जान जाइए। नोट अगर आप जानते हैं, अगर नोट आप जानते हैं, नोट जान लीजिए कि नोट क्या कहता है। नोट आपका कहता है कि गिनती प्लस शब्द होगा, गिनती प्लस क्या होगा शब्द। अगर ये टॉपिक है, गिनती प्लस शब्द की अगर टॉपिक है, तो आप समझ लीजिएगा वहां पे द्विगु समास है। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे कहने का मतलब है कि, जैसे कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि दे देगा चौराहा, चौराहा, ठीक, उसके बाद दे देगा त्रिभुज, दे देगा त्रिभुज, उसके बाद चौवन्नी, चौवन्नी दे देगा, उसके बाद दे देगा पसेरी, ठीक, उसके बाद दे देगा अठन्नी, क्या दे देगा अठन्नी, उसके बाद दे देगा नवग्रह, क्या दे देगा नवग्रह, उसके बाद दे देगा नवरत्न, क्या देगा नवरत्न। अगर यहाँ पे गिनती की बात चल रही हो, यानी कि बात चलेगी चार राहों का समाहार, बात चलेगी तीन भुजाओं का समाहार, बात चलेगा चार आनों का समाहार, बात चलेगा 5 किलो का समाहार, 8 आनों का समाहार, 9 ग्रहों का समाहार, और ये बात करेंगे 9 रत्नों का समाहार। इस टाइप का जो टॉपिक होगा, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। और बाकी थोड़ा सा अब आप देखने को देख सकते हैं कि जैसे आपका दे देगा पंजाब, दे देगा क्या दे देगा पंजाब,
यानी ये होता है पंच प्लस आप, पंच प्लस आप होता है, यानी कि 5 नदियों का समाहार, 5 नदियों का समाहार। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी देख सकते हैं, अष्टाध्यायी इसमें देख सकते हैं, ये इस प्रकार का। लेकिन अब इसको आपको देखना पड़ेगा इसका अपवाद। अपवाद में क्या देखेंगे? अपवाद में आपको देखने को मिल सकता है जैसे त्रिनेत्र, गिनती है लेकिन भैया ये अपने आप में बहुब्रीहि है। त्रिनेत्र, पंचमुख है, पंचमुख है, पंचवटी है, पंचवटी है, ठीक। उसके बाद त्रिनेत्र है भाई, त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र। इस प्रकार के जो शब्द आपको दिखेंगे यह अपने आप में अपवाद है, यह उदाहरण होंगे बहुब्रीहि समास के, ये उदाहरण होंगे बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। लेकिन अगर भैया अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास त्रिनेत्र ना देके द्विगु दे लेते हैं बाबू, गप देने टिक मार दिए द्विगु पर, नहीं आओ देखिए ना ता देखे मारा एकदम की फाटी जाओ ना, फर्क नहीं के मन टिक लगा दो गोला भर दोगे, वो फुलो फुलम बोला गिला, ठीक। तो कहने का मतलब है कि हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और ये चीजें आप देख रहे हैं कि गिनती हो के भी यह कहानी है कि अपवाद में है, यानी कि पूछ देगा त्रिनेत्र कौन सा समास है तो आप बताएंगे कि यह त्रिनेत्र जो है यह आपका बहुब्रीहि है, लेकिन बहुब्रीहि ऑप्शन में ना देगा तो द्विगु को सही कराएगा। बात कर लेते हैं आगे टॉपिक को, आगे टॉपिक को बात करेंगे, आगे टॉपिक पे बात करेंगे हम। जैसे अब तीसरा की बात करेंगे, चौथा की अगर बात करेंगे तो बहुब्रीहि समास क्या होगा? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ये जान जाइएगा ना कि बहुब्रीहि समास का मतलब बस ये जान जाइएगा कि विश्व में अकेले नाम, विश्व में अकेले नाम हो, विश्व में क्या होगा वो अकेले नाम हो। माने इतना आप याद रखिएगा ना कि विश्व में अकेले नाम का मतलब ये होगा कि जिसका कोई पद प्रधान नहीं होगा बल्कि एक विशेष अर्थ प्रकट करेगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है विश्व में अकेले नाम की कहानी ये है कि जो आपका उदाहरण जैसे आपने इस तरीके से देखा, जैसे देखा ये जो है 3 नेत्र आप देख सकते हैं ध्यान पूर्वक, आप ये बहुब्रीहि का उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक में देख रहे हैं कि 3 आंख वाले कौन थे? शंकर जी थे, विश्व में अकेले हैं। 5 मुख वाले कौन थे? हनुमान जी, ये विश्व में अकेले हैं। पंचवटी एक स्थान है, ये विश्व में अकेले है। 3 आंख वाले शंकर जी, ये विश्व में क्या है? अकेले है। तो जीतन है, सॉरी 2 बार हो गया क्या भाई? ये 2 बार लिख दिया, सॉरी भाई, कोई बात नहीं, ठीक। ये 2 बार है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि ये हम समझेंगे कि क्या है बहुब्रीहि समास के उदाहरण है और क्या बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे देख लीजिए, अच्छा उदाहरण देख लीजिएगा। अच्छा उदाहरण की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा तो देखेंगे कि जैसे कहने का मतलब क्या होगा कि उदाहरण में देख लेंगे कि उदाहरण में अगर आप देखेंगे, उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो उदाहरण की कहानी ये होगी आपकी कि जैसे कि कह सकते हैं चक्रपाणी, इंपॉर्टेंट है, चक्रपाणी है, चक्रपाणी है। तो चक्र को धारण करने वाले गोपालधर है, गोपाल है, सॉरी गौ को पालने वाले कृष्ण जी हैं। उसके बाद त्रिनेत्र आप देखे ही, आप कह सकते हैं नीलकंठ, क्या कह सकते हैं? नीलकंठ है। पीताम्बर है, पीला वस्त्र वाला पीताम्बर है, ठीक है। उसके बाद द्विअरी है, द्विअरी माने हाथी को बोलते हैं। कनफट्टा है, कनफट्टा। उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे, इसको ही मैटर को देखने के बाद ये देखेंगे कनफट्टा, उसके बाद कनफट्टा हो गया। उसके बाद नीलकंठ, उसके बाद गिरिधर होता है, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला कृष्ण जी। उसके बाद अगर बात चले इस प्रकार की बात को, श्वेतांबर है, श्वेतांबर सरस्वती माता को बोला जाता है। उसके बाद नीलकंठ हो ये गया है, उसके बाद श्वेतांबर हो गया। दीर्घबाहु, दीर्घबाहु भी आपका इसी में आएगा। उसके बाद पंचवटी तो बोले ही थे। उसके बाद आपका भूमिजा है, क्या है भैया? भूमिजा है, जो कि आप माने इस प्रकार के जो विश्व में नाम अकेले हो, जो विश्व में नाम अकेले हैं वह कहलाएगा कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। चर्चा करेंगे आगे।
आगे बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे भैया कर्मधारय समास का। पांचवा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस कर्मधारय समास की कहानी क्या होगी? कर्म के आधार पे धारण करना, बस इतना जानिएगा कि कर्म के आधार पे धारण करना ही कर्मधारय समास होता है। जैसे इसमें कहानी होगी कि जिसका अगर मैं बात करूं तो पहला पद एक तो विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा। ये कहानी विशेषण की होगी। विशेष्य का मतलब संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है, विशेषण और विशेष्य होगा। दूसरा मैं बात करूं, दूसरा तो एक उपमेय होगा और एक उपमान होगा। एक उपमेय होगा, उपमान होगा। उपमेय की कहानी ये होगी कि जिसकी तुलना होती है वो उपमेय होता है और जिससे तुलना होता है वो उपमान होता है। जैसे अगर मैं बात कहूं, अगर मैं इस पे अगर मैं बात करूं तो जैसे ये विशेषण विशेष्य का मतलब क्या? लाल मणि। ये हो गया लाल मणि। मणि तो है लेकिन कैसी है? लाल। नील कमल, कमल तो है भाई, नील कमल, कमल तो है लेकिन कैसा है? नीला है। जैसे नीलांबर कह देंगे, क्या कह देंगे? नीलांबर। अंबर तो है, वस्त्र तो है लेकिन कैसा है? नीला है। अगर एक शब्द और भी हम पढ़ाते हैं कि अगर रंग हो प्लस शब्द हो तो इससे भी हम समझेंगे कि वह कर्मधारय समास है। वह क्या है? कर्मधारय समास। इसमें जैसे देखेंगे चंद्रमुख, ये मुख की तुलना हो रही है चंद्रमा से, तो ये आपका उपमेय हो गया और ये क्या हो गया? आपका उपमान। जैसे कह सकते हैं, जैसे कहा जा सकता है भाई, इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो आपका टॉपिक दिया चंद्रमुख, चंद्र बदन होगा, उसके बाद चंद्र बदन मृग नयनी, ये होगा मृग नयनी की बात होगी। उसके बाद होगा मीनाक्षी, मीनाक्षी की बात होगी। कहने का मतलब है कि अगर आप देखेंगे तुलना कराया जा रहा है तो उसमें उपमेय उपमान की बात होगा। ए आया तो लौ पुरुष है लेकिन कैसा है? लोहा के समान है। इंपॉर्टेंट टॉप पर सद्भावना, सत्य की भावना, ये है भावना। ये भी जो है यह अपने आप में कर्मधारय समास है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं जो देख सकते हैं आप, जो अपवाद होते हैं ये देख सकते हैं। जैसे अपवाद में कहानी आपकी ये होती है, ये जो आपका अपवाद आएगा, ये जो आपका अपवाद है बाबू, इस अपवाद में देख सकते हैं नीलकंठ, रंग के नाम होते हुए भी ये विश्व में अकेले है। जैसे देखेंगे कि नीलकंठ हो गया, उसके बाद देखेंगे पीताम्बर, ये विश्व में अकेले हैं लेकिन ये कर्मधारय रंग की बात है। श्वेतांबर रंग की बात है, श्वेतांबर भी रंग की बात है लेकिन यह अपने आप में कर्मधारय समास है। यह अपने आप में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। यह अपने आप में बहुब्रीहि समास है। कौन समास है भैया? बहुब्रीहि समास है। यह अपने आप में बहुब्रीहि समास है। लेकिन एक बात जानिएगा, ये बहुब्रीहि समास है लेकिन ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं होगा तो हम टिक लगा देंगे किस पे? कर्मधारय समास पे। एक बात और ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जो हम समास, तो ये टॉपिक चला, उस टॉपिक पे अब पढ़ेंगे हम लोग। अगला जो होगा तत्पुरुष समास। पहले तत्पुरुष समास के बारे में पहले जान जाइए। तत्पुरुष समास का मतलब, ये तत्पुरुष समास है। छठवा जो है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस तत्पुरुष समास को कारकार्थक समास भी कहते हैं, कारकार्थक समास भी कहते हैं। इस कारकार्थक को परसार्गर्थक भी कहते हैं, परसार्गर्थक भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 6 होती है। एक बात तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा, जैसे अगर मैं अगर बात करूं, अगर इससे संबंधित कुछ तथ्य के बारे में, तो ये जानिएगा कि तथ्य क्या है। जैसे कहने का मतलब है कि तत्पुरुष समास में जो विभक्ति होगा उनकी संख्या होगी 6। लेकिन जो संस्कृत में विभक्ति और हिंदी में जो विभक्ति होती है उसकी संख्या होती है 7। आप ये मत समझिएगा कि 8 होता है, 8 नहीं होता भैया, 7 ही होता है। उसके बाद अब बात करेंगे
इसमें बताइए तत्पुरुष हिंदी में और संस्कृत में अगर कारकों की संख्या अगर आपसे पूछे ना, किसकी भैया, कारकों, कारकों, या इसको परसर्ग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परसर्ग भी बोलते हैं। अगर ये पूछे ना तो इनकी संख्या हम 8 बताएंगे, क्या बताएंगे, 8। उसके बाद अगर बात करेंगे हम, उसके बाद अगर बात करेंगे तो पूछेगा तत्पुरुष समास में कारकों की संख्या कितनी होगी, तो भैया कारकों की संख्या जो होगी, कारकों की संख्या होगी वह होगी 6। पूछा जाएगा कि किस कारक का लोप होता है, तो कर्ता कारक का, कर्ता कारक का लोप होता है और इसमें संबोधन कारक का लोप होता है। इसमें 2 कारकों का लोप होता है, तत्पुरुष समास में 2 कारकों का लोप होता है, एक तो आपका संबोधन कारक और एक आपका तत्पुरुष कर्ता कारक और एक संबोधन कारक। ठीक, इसका आपने जाना होगा कि इसमें आपको पता ही होगा कि ये इसमें ने कारक होता है, इसमें संबोधन में आपको पता है कि इस संबोधन में इसके बारे में बात चलता है। ठीक है, लोप होता, पूछ देगा कि किस विभक्ति का लोप होता है। अगर पूछ देगा किस विभक्ति का लोप होता है तो भैया प्रथमा विभक्ति का करता है, प्रथमा विभक्ति का तत्पुरुष समास में लोप होता है। किस विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति का। उसके बाद पूछेगा कि बताइए प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत कितने कारक आते हैं, तो 2 आते हैं। पहला होता है भैया कर्ता कारक, दूसरा होता है संबोधन कारक। पहला कर्ता कारक और दूसरा होता है संबोधन कारक। एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि टॉपिक कर्ता कारक से पूछ देता है कि कर्ता किस कारक के अंतर्गत आते हैं, किस विभक्ति में, तो प्रथमा विभक्ति में तो आते हैं, लेकिन संबोधन का तो लड़का जाके टिक लगाता अष्टमी विभक्ति में, इसलिए जो आपका टॉपिक है ये गलत हो जाता है। याद रखिएगा कि संबोधन भी प्रथमा विभक्ति में, कर्ता भी प्रथमा विभक्ति में आता है। तो हमारी बातें शायद आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, जल्दी खत्म होगा। ठीक है, ठीक, तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और बाकी टॉपिक जो है ये तत्पुरुष समास में हम इसी के साथ हम कारक भी पढ़ते चलेंगे, इसी में हम पढ़ते चलेंगे कारक भी। कहानी क्या है, तो जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं इसमें पहला बात करूं कर्ता कारक का, तो कर्ता कारक में देख लीजिएगा, कर्ता कारक की मैं बात करूं तो ये प्रथमा विभक्ति है, ये भैया प्रथमा विभक्ति है। इसमें होगा इसका ने चिन्ह होता है, क्या होता है, ने। जैसे अगर कहेगा कि आपको पता ही है कि कर्ता कारक का लोप होता है, लेकिन अगर कहेगा राम ने खाना खाया, अगर इसमें बोलेगा, मैं कारक भी लेकर के चल रहा हूं भाई, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खा, राम ने सॉरी राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें के कारक ने कारक का चिन्ह हुआ है, तो ये कर्ता कारक है। कौन सा, कर्ता कारक। कारक भी पूछ सकता है, विभक्ति भी पूछ सकता है, तो विभक्ति बताएंगे कौन सा, प्रथमा विभक्ति, ये बताएंगे भैया प्रथमा विभक्ति। दूसरा बात कर लेते हैं हम, दूसरा बात करेंगे, ये तो कर्ता कारक था, और बात करेंगे कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक की बात करेंगे। कर्म कारक में देखेंगे इसका जो होता है यह द्वितीय विभक्ति में होता है, द्वितीय विभक्ति में, और इसमें आपको को याद रखिए। और एक बात याद रखिएगा कि जो वस्तु सदैव के लिए नहीं दी जाए, जो वस्तु, आप ये कह सकते हैं कि जो वस्तु सदैव के लिए, जो वस्तु सदैव के लिए नहीं दी जाए, जो वस्तु सदैव के लिए नहीं दी जाए, उसी को कौन सा कारक कहते हैं, कर्म कारक है। ये तो आपको को ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें आती है कि जैसे को शब्द आए लेकिन वो अपने आप में कर्म कारक तो नहीं होता है, लेकिन ये याद रखिए कि जो वस्तु सदैव के लिए नहीं दी जाए, जैसे माँ धोबी को कपड़ा देती है, जैसे हम कह सकते हैं कि माँ धोबी को कपड़ा देती है, क्या देती है, क्या ये जो है कि को जो है ये को है, कर्म कारक है। हाँ, धोबी को कपड़ा क्या हमेशा के लिए देती है, नहीं, हमेशा के लिए दी थी तब क्या पूछना था भाई। उसके बाद दूसरा अगर आपसे पूछे कि शिक्षक छात्र को ज्ञान देता है, अब आप कहिए कि सर जी
आपने तो बताया था कि को कारक होगा, को कारक होगा तो ये कर्ता कारक है, सॉरी कर्म कारक होगा, लेकिन यह तो भैया संप्रदान की कहानी है, तो संप्रदान होगा ही होगा। संप्रदान का मतलब होता है जो वस्तु सदैव के लिए दे दी जाए। क्या शिक्षक जब छात्र को ज्ञान दे देगा तो उसको मिलेगा क्या? लड़का बोलेगा ना ना ना, संप्रदान का जरूरी नहीं है इसके के लिए ही का प्रयोग करेंगे तो ही मैटर होगा, जी नहीं, ये संप्रदान बस ये रखिए। मैं इसीलिए मैं बात बोला कि आप इसी के साथ कारक भी पढ़ते चलेंगे तो 3 चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन हमें उदाहरण के तौर पे देखना भाई, तो उदाहरण के तौर पे जैसे दे देगा भगवान चुंबी दे देगा, जैसे दे देगा स्वर्ग प्राप्त, क्या दे देगा? स्वर्ग प्राप्त। जब स्वर्ग प्राप्त दे देगा यानी कि आप कह सकते हैं कि स्वर्ग को प्राप्त, ये कह सकते हैं स्वर्ग को प्राप्त कह सकते हैं। गगन चुंबी माने गगन को चूमने वाला, को आया यानी कि कर्म कारक, कर्म कारक में भी द्वितीय तत्पुरुष समास है, और पूछ देगा द्वितीय तत्पुरुष समास न दे तो कर्म कारक तत्पुरुष समास होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं गगन स्वर्ग प्राप्त, उसके बाद गगन चुंबी गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तीसरा टॉपिक बात करेंगे, तीसरा टॉपिक की बात करेंगे, कर्ता ने कर्म को, तीसरा बात करेंगे करण से, तीसरा बात करेंगे करण से और के द्वारा, करण से के द्वारा। अब इसमें याद रखिए सटल रहे कहानी हुई भैया, सटल रहे, सटल रहे यानी कि जुड़ाव रहे, सटल रहे। जैसे कहने का मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे आप तो पाप युक्त, पाप युक्त, इसका मतलब इसको तोड़ेंगे तो होगा पाप से युक्त, पाप से युक्त। ये बताइए जुड़ाव है कि नहीं है? तो जुड़ाव है। तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कौन सा विभक्ति है? तृतीया विभक्ति, सॉरी तृतीया विभक्ति है। कौन विभक्ति? तृतीया। और तत्पुरुष में कौन सा? तो या तो करण तत्पुरुष समास देगा, नहीं तो तृतीया तत्पुरुष समास देगा, पाप से युक्त। जैसे बोल देगा रोगग्रस्त, क्या बोल देगा? रोगग्रस्त, इसका मतलब रोग से ग्रस्त। तीसरा बात था। चौथा की बात करेंगे हम, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, और बात होगी चतुर्थी विभक्ति का, बात होगी चतुर्थी विभक्ति का। इसमें मैंने बोला आपसे, इसमें बोला कि जो वस्तु सदैव के लिए दे दी जाए, सदैव के लिए दे दी जाए, सदैव के लिए दे दी जाए, जो वस्तु सदैव के लिए दे दी जाए, जो वस्तु सदैव के लिए दे दी जाए, जो वस्तु सदैव के लिए दे दी जाए, उससे बोलेंगे हम क्या? जैसे मैंने बोला कि शिक्षक जो है छात्र को ज्ञान देता है, अब के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षक को जब छात्र को ज्ञान दे दिया है तो मिलने वाला नहीं है भैया, इसलिए वो संप्रदान कारक होगा। बात कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, एग्जाम्पल पे के तौर पे जैसे आप याद रखेंगे रसोई घर, क्या होगा? रसोई घर। तो रसोई के लिए घर, ये बोलेंगे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। सवाल पूछेगा इसमें कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति बोल देगा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। पांचवा की रसोई घर है, स्नान घर है, स्नान के लिए घर, सॉरी स्नान घर है, स्नान घर। तो ये कहने का मतलब है कि ये लिख देंगे स्नान घर, स्नान घर। तो ये होगा स्नान के लिए घर। पांचवा की टॉपिक होगी, पांचवा हम बात करेंगे, पांचवा बात करेंगे पांचवा बात करेंगे ये जो होगा चतुर्थी विभक्ति संप्रदान, और पांचवा विभक्ति की बात करेंगे तो ये होगा आपादान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से इसका मतलब हटल रहे कहानी हुई। अब ये हटल रही, वो जो सटल रहा, अब हटल रही हुई, यानी कि जैसे कहा जाए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका मतलब दूर हो रहा है, इसलिए वहां पे आपादान कारक होगा। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे
एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि पाप मुक्त, पाप मुक्त, इसका मतलब पाप से मुक्त, हट गिल बा पाप, तो यह होगा। और अपादान ये कौन सा विभक्ति का बात होगा? पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति की बात होगी? पंचमी विभक्ति की बात होगी। किस विभक्ति का? पंचमी विभक्ति की बात होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद छठा नंबर की बात कर लेते हैं। छठा नंबर की बात, ये तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। अब जब बात हुई बाबू अधिकरण खाती, किसकी बात होगी? अधिकरण। तो अधिकरण में उसके बाद अधिकरण में पे पर, में पे पर की बात होगी, में पे पर की बात होगी। तो में पे पर अधिकरण में से जैसे इसमें याद रखिएगा, मतलब घर में प्रवेश, घर में प्रवेश, ये आ रहा है। ये जो है सतवा है, सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी थोड़ा देख लीजिएगा, नजर पे नहीं चल रहा है। सप्तमी विभक्ति सतवा देखेंगे जो होगा संबंध, सतवा। छठवीं विभक्ति की अगर मैं बात करूं तो संबंध होगा, ये होगा षष्ठी विभक्ति। क्या होगा? षष्ठी विभक्ति होगा। इसमें का, के, की चलता है, यानी कि जैसे कह दिया जाए कि राजपूत, क्या कह दिया जाए? राजपूत, इसका मतलब राजा का पुत्र, ठीक। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, यानी कि राज्याभिषेक का मतलब होगा राजा का अभिषेक। ये का होगा, यानी कि आप कह सकते हैं यह संबंध कारक है। कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद आप आठवां के बारे में हमको लगता है कि अच्छे से जानते हैं, जो कि आठवां के बारे में बात होगा संबोधन का। किसकी बात होगी? संबोधन का। संबोधन में ये विराम चिन्ह, इसी को विस्मयादि बोधक बोलते हैं। विस्मयादि बोधक बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। और आप इसको आप देख सकते हैं, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। और इस विस्मयादि बोधक में आपकी कहानी ये होगी कि इसमें आपकी कहानी होगी, हे आएगा, ओ आएगा, ओहो आएगा, उसके बाद अरे आएगा, ये विस्मयादि बोधक की बात करेगा उसमें, तो हम समझेंगे कि वह संबोधन है या विस्मयादि बोधक। और मैं बोला इसी को आश्चर्यजनक कहते हैं, इसी को आश्चर्यजनक के नाम से जाना जाता है। आश्चर्यजनक के नाम से इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। आश्चर्यजनक विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। हे राम, जैसे हे राम ये क्या हुआ, हे राम ये क्या हुआ। तो कहने का मतलब है कि आपको शायद बातें हमारी बिल्कुल समझ में आई होगी। तो इसको देखिए, सोचिए, समझिए। ये पूरा टॉपिक आपका, जैसे विराम चिन्ह का, उसके बाद में समास का, उसी में उसके बाद आपको कारक का, ये चीजें पढ़ाई गई जिसको हम परसर के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपके सामने था और इन चीजों को पढ़ाया गया और आपने देखा भी है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जो है कि आपका जो विराम चिन्ह और समास से, ठीक, समास से और कारक से, ये आप जान जाइए कि यहाँ से लगभग आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। या तो 8 नंबर का, नहीं तो 10 नंबर। तो हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। तो मैं चाहूंगा कि इसको बेहतरीन तरीके से नोट बनाते हुए एक से एक नोट देखिए, उसको बनाइए और उसके बाद प्रश्नों को हल करिए। हमें जहां तक उम्मीद है आपको हमारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। और क्यों ना समझ में आए, जब इतना आपके लिए जो है कि मेहनत किया जाता है। मुकेश सर, हम जो है कि सुबह ही से नहीं खाएं, बस केवल आप लोगों का यूपीपी को लेकर के कि समय बहुत कम है, 17 और 18 को ही आपको लड़ाई लड़नी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ऐसे ही 1-2 और वीडियो डाला जाएगा जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से 1-2 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा का होगा जो वीडियो। और मैं एक बात बता दूं आपसे, ये पूरा टॉपिक जो है आप इस तरीके से देखें, पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया गया है इस पे, तो आप इसको आसानी से पढ़िएगा, देखिएगा। हमें जहां तक उम्मीद है आपको हमारी पूरी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। ये समास पढ़ाए थे, उसके बाद विराम चिन्ह पहले पढ़े थे हम लोग, विराम चिन्ह के बाद कारक पढ़े, तत्पुरुष समास में ही कारक पढ़ लिए।
और देखो ये जो है ये समाज का बहुत लाजवाब ट्रिक है बाबू, ये मिलने वाला कहीं नहीं है। ये बस केवल हिंदी ट्रिक बाय मंजीत सर के यहाँ मिलेगा। ट्रिक का नाम है आवत तो द बड़ा दिक्कत बा। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और मैं एक बार बता देना चाहता हूं आपसे कि जो अगला टॉपिक आएगा वह पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर के होगा। जैसे कहने का मतलब होगा कि आपका टॉपिक ये होगा कि जैसे संज्ञा होगा, दूसरा बात करें तो सर्वनाम होगा, तीसरा बात करें तो क्रिया होगा, उसके बाद चौथा मैं बात करूं तो विशेषण होगा। ये एक वीडियो में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको साहित्य का पोर्शन लेकर के आऊंगा, जिसमें साहित्य में सबसे पहले एक वीडियो हमारा होगा जो कि भाषा का होगा। भाषा जो कि पूछ देता है कि बताइए ब्रांचर जो है, ब्रांचर उपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा, अपभ्रंश के अंतर्गत ब्रांचर कौन है? तो आप जानते रहेंगे तो बोलेंगे सिंधी है। क्या है? सिंधी है। पैसाची के अंतर्गत आप सुनेंगे लाहंदी और पंजाबी है। तो ये चीजें बहुत सारी बातें हैं। जैसे आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी में बोलियों की संख्या 18, उपभाषा कितने 5, तो इस तरीके से बताया जाएगा। उसके बाद एक दिन आपको 5 नंबर क्लियर कराया जाएगा, वह होगा गद्य के आधार पर प्रश्न, गद्यांश के आधार पर। ये जो आपके पेपर में 5 नंबर के आते हैं जो कि 2 से गुणा कर लीजिए तो ये आते हैं 10 नंबर के। बस आप ऐसे ही जुड़े रहिए, पूरा क्लास अंत तक देखिए। वो चाहे हिंदी का आप देखिए, चाहे जीके जीएस का जो चल रहा है वो देखिए। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर आप पेपर देने जाएंगे, आपको प्रश्न दिखेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि मैटर क्या था, क्या कहा गया था। ठीक है, हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।